तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे बैंकॉक की सीरीज़ की शायद आखिरी कहानी। हो सकता है कल एक एनालिसिस बना दे जहाँ कुछ नई बात लेके सामने आए, पर एक एनालिसिस तो बनता है कि पूरे वृत्तांत से उभर के बाहर निकल के क्या नए फैक्ट, क्या बातें बाहर आती हैं, उनकी बात होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि इससे क्या सीखने को मिलता है, उसकी बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज बताएंगे भोलू का कत्ल कैसे हुआ। रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में कभी ऐसा कत्ल किसी का हुआ हमने तो नहीं सुना। यहाँ तो लोग मारते हैं जाके सामने से गोली, और सामने वाले को मौका भी देते हैं कि हिम्मत है तो बच जा। लेकिन जिस तरीके से भोलू को मारा गया वो हैवानियत से भी आगे की बात थी, और जिस तरह उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया वो बर्दाश्त के बाहर। ये कराची के अंडरवर्ल्ड का एक दुखांत है, ट्रेजडी है कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल, बहुत ज़्यादा तशद्दुद, दहशत गर्दी वो अपने दुश्मनों के साथ करते हैं। पंजाब में तो, पाकिस्तानी पंजाब जो है उसमें तो उससे भी बुरी हालत। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी आदमी का जो मर जाता है उसके सर के साथ फुटबॉल खेली जाए। इस किस्म के काम सिर्फ कराची के अंडरवर्ल्ड में होते हैं। हर उनका अपना क्राइम पेशा है, अपना जराइम पेशा है, उनकी अपने कुछ दस्तूर होंगे, कुछ हिसाब किताब चुकाने के, कुछ अपने उनके मौके होंगे। लेकिन 2004 में दिसंबर में लाहौर में एक फौजी अफसर के घर से पकड़े जाने के बाद जब कराची की कोर्ट से शोएब खान का पुलिस रिमांड लिया जाता है तो शायद पहली बार उसके साथ पुलिस वालों ने वो सलूक किया होगा जो पुलिस वाले करते। उसके पहले उसकी रियायत की होगी, लेकिन उस समय ऐसा क्यों किया उसकी भी एक कहानी है। वो आपको एक सेपरेट एपिसोड में सुनाएंगे कि उस कहानी का इस छोटा राजन के किस्से से कोई लेना देना नहीं है। कैसे शोएब खान ने अपने घर 2 पुलिस ऑफिसर्स को बुला के उनका कत्ल करवा दिया था। वो बहुत बड़ी कहानी है। शायद इसलिए पुलिस वाले आला अफसर जो थे वो इसके खिलाफ थे और इसको ठिकाने लगाना चाहते थे। पुलिस की वर्दी पे हाथ उठाने वाले आदमी को पुलिस वाले कम ही माफ़ करते हैं, भले पुलिस कहीं की भी हो। तो शोएब खान ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि 8 जनवरी 2001 को जब उसने भोलू को मिलने के लिए बुलाया तो उनकी कुछ गर्मा गर्मी नहीं हुई, लेकिन भोलू गुस्से में था। शोएब ने कहा कि मैं उस आदमी को गुस्से में देख के गुस्से में नहीं आया, मैंने अपना दिमाग ठंडा रखा। मुझे मालूम था गुस्से में भोलू कुछ भी कर सकता, मैं उसको उस हद तक नहीं जाने देना चाहता। तो मैंने उसको तर्क दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसको कहा कि चिंता मत कर, तेरे लोगों को जो सुपारी के पैसे देने थे 3 लोगों को वो भी दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक बार दाऊद इब्राहिम को मिलना होगा। ये तो एक बहाना था, लेकिन भोलू के लिए ये बड़ी बात थी कि आखिरकार किसी न किसी तरीके दाऊद से एक मुलाकात होगी और उसके घर जाके होगी, जो उसको बताया गया शोएब खान की तरफ से। नीचे कहीं छिप के शोएब खान के साथी भी बैठे थे। लेकिन जब भोलू ने देखा कि घर में और कोई नहीं है, हम दोनों हैं, तो वो थोड़ा सा
अवेसला हो गया। उसने प्रिकॉशन जो था, जो कॉशन था, वो भूल गया, जो नहीं भूलना चाहिए। शोएब खान उसको दारू पिलाता है, एक दो पैक ज़्यादा भी पिला देता है और समय निकालता है उसके साथ, जिसकी वजह से भोलू को और शक नहीं हुआ कि अगर कुछ होना होता तो अब तक हो गया होता। उसके बाद शोएब खान ने बहाने लगाए कि बस अभी दाऊद का मैसेज आता होगा, जैसे ही मैसेज आता हम यहाँ से निकलेंगे और उसके पास चलेंगे। तब शोएब ने बताया कि मैंने अपने दोस्त, उसमें दाऊद के आदमी भी हैं, वो नीचे गाड़ियों में इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही मैसेज आएगा आपको वहाँ ले चलेंगे। और थोड़ी देर के बाद जब देखा कि भोलू अभी थोड़ा सा टल्ली हो गया है, थोड़ा सा नशे में है, पहले जैसा फर्तीलापन खत्म होता जा रहा है, तो उसको बड़े प्यार से नीचे ले जाया जाता है और एक गाड़ी में बैठा लिया जाता है। गाड़ी में और भी 3-4 लोग होते हैं और वहाँ पे भोलू को कहा जाता है कि तुम्हारे हाथ बांधने पड़ेंगे। भोलू ने कहा क्यों भाई, हाथ क्यों बांधने पड़ेंगे? बोले यार तो गुस्से वाला आदमी है और दाऊद के यहाँ जाना है, कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो तेरे हाथ चल जाएंगे तो हमारे सब की जान खतरे में होगी। बड़े तरीके से ज़बरदस्ती भी की और प्यार भी किया और भोलू के हाथ बांध दिए गए और उसके बाद उसके सर पे एक काला टोपा दे दिया गया, काला कपड़ा बांध दिया गया। भोलू ने कहा अब ये क्यों बांध रहे थे? बोले जहाँ हमने जाना है हम नहीं चाहते कि तुम्हें उस घर का रास्ता मालूम पड़े। दाऊद ने अपना नया अड्डा बनाया है, जहाँ हमें जाना है वो नहीं चाहता कि उसके नए अड्डे का कुछ खास लोगों को छोड़ के किसी और को पता चले। लेकिन ये तो सब प्लानिंग का हिस्सा था। भोलू का मुंह बांध के, कपड़े में ढक के, काले कपड़े में हाथ बांध के उसको गाड़ी में बैठा लिया जाता और काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद जब गाड़ी रुकती है तो इसको एक घर में ले जाया जाता है जो खाली पड़ा होता है। वो घर बताया जाता है एक शहंशाह का था, शहंशाह आदमी का नाम है, कोई बादशाह नहीं था, वो शायद आबिद उसका नाम था, आबिद शहंशाह। वो शोएब खान का दोस्त था पुराना। खाली घर उजाड़ बस्ती में, वहाँ भोलू को ले जाया जाता है, वहाँ उसको कुर्सी पे बैठाया जाता है बड़े तरीके से कि बैठो बस अभी थोड़ी देर में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात होगी, हम अपने ठिकाने पे पहुँच चुके। लेकिन भोलू को शक था, उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो रस्सी जो भी था इतनी मजबूती से बांधी थी कि जो कहा जाता था भोलू में ताकत बहुत थी, वो उस दिन उसके काम नहीं आई। और कुछ मिनटों में ही जो साथी थे उन्होंने रस्सी भोलू के गले में डाली और उसको खींच के उसका सांस रोक दिया और भोलू को रस्सी से खींच के मार दिया। उसके बाद वही रस्सी से उसकी लाश को लटका के, जो उस कमरे में पंखा था उसके साथ लटका दिया गया और ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कोशिश इनकी ये होती है कि अगर कहीं कोई हमारे पीछे लगा हो, भोलू के आदमी या कोई और या पुलिस वाला, वो कहीं ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो वो समझेंगे कि भोलू ने खुदकुशी कर ली। हाथ खोल दिए जाते हैं उसके, काला कपड़ा निकाल दिया जाता है, इस तरह का सीन किया जाता है। नीचे वो कुर्सी भी रख दी जाती है कि इस आदमी ने इस कुर्सी पे खड़े होकर फंदा लिया, अपने अपने घर चले जाते। उसके बाद भोलू की गाड़ी जो शोएब खान के घर के नीचे खड़ी थी उसको चला के चाबियाँ ले लेते हैं उससे, वो तो मर गया, जो मर्जी ले लो उससे। वो गाड़ी चला के कराची एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी कर दी जाती है। और ये दूसरे दिन जब FIR होती है तो शोएब को बुलाया जाता है,
कहते मुझे नहीं मालूम, मैं भोलू को नहीं मिला। जब उसे बताया जाता है कि उसकी गाड़ी के ट्रैकर से पता चला कि वो गाड़ी तो तुम्हारे घर पे खड़ी थी, लो वो हो सकता है वो आया था, लेकिन कितनी देर गाड़ी खड़ी रही मुझे नहीं मालूम। गाड़ी कितने वहाँ एयरपोर्ट पे थोड़ी क्या किया हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी सेटिंग थी। पुलिस वाले भी जैसे कल हमने आपको बताया कि उसका साथ देते थे। और अल्टीमेटली उसने कहा कि दूसरे दिन जब हमें यकीन हो गया कि भोलू का फांसी लेना किसी को पता नहीं चला, तो हमने उस लाश को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया। फिर अपने लोगों से सलाह मशवरा किया गया। 3-4 लोगों से घर में दोबारा जाते, वहाँ देखते हैं तो वहाँ एक ड्रम पड़ा होता बड़ा, जो कुछ दिन पहले जो उस घर की मरम्मत वगैरह की गई थी उसके लिए चूना वगैरह उसमें भर के कोई रखा गया था। इनको पता था कि अगर चूने में पानी वानी बढ़ा दिए जाइए तो वो जहर बन जाता है, पॉइज़न बन जाता है। कुछ इनका कुछ आपस में फार्मूला होगा, कुछ और मिलाया होगा पानी में। तो चूने वाले ड्रम में पानी भर देते हैं और इसकी लाश को उतार के उस ड्रम में रख के उसका ढक्कन बंद कर देते और ढक्कन बंद करके फिर चले जाते हैं। और करते करते कुछ दिनों के बाद जब इनको लगा कि अब तो लाश काफ़ी सड़ गल गई होगी, तो जाके देखते हैं क्या माजरा है। जब जाते हैं तो उस ड्रम में से कुछ हड्डियाँ निकलती हैं, बड़ी छोटियाँ। उनको निकाल के कुछ थैलों में डाला जाता है जो बड़ी होती हैं, उनको साथ ले जाते हैं। और जो छोटी होती हैं उसी घर के आंगन में जो पीछे छोटा सा किचन गार्डन टाइप जो होता है, बैकयार्ड, उसमें एक छोटा सा खड्डा खोद के उसमें छोटियाँ मोटी हड्डियाँ जो होती हैं वहाँ रखते हैं और बड़ी जो पीसेस होते हैं वो लेके निकल जाते हैं। उनको दूर दराज इलाकों में कुछ कब्रिस्तानों में इधर उधर फेंक दिया जाता। इस किस्म के केस हिंदुस्तान में हुए हैं, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड में नहीं हुए। कुछ सरफिरे आशिकों ने अपनी महबूबा का या अपनी प्रेमिका का इस तरह से कत्ल किए और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं लाश के टुकड़े करने। वो हमारे टीवी पे बहुत दिखाते हैं, टुकड़े टुकड़े गएंगे वो सब ऐसा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में इस किस्म का कत्ल मुंबई के मैंने तो नहीं सुना, किसी और ने सुना होगा तो बता देना। तो उसके बाद जब ये पूरी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, कागज़ पे भी लिखती है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती है। अब ये बहुत बड़ा कन्फेशन था, लेकिन फिर भी देखिए हैरानी की बात ये है कि इतना कुछ बताने के बाद भी शोएब ने ये नहीं बताया कि उसके साथ देने वाले लोग कौन थे। अगर बताया भी होगा तो उनका नाम कहीं सामने आया नहीं। जो स्टडी रिसर्च मेरे सोर्सेस ने भेजी उनमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं। उसके बाद पुलिस उस घर पे जाती शोएब को लेके, वहाँ से देखती है तो वाकई एक ड्रम पड़ा होता है, चूना वूना तो सूख गया होता है, पानी भी सूख गया होता है। तो जब उस घर के आंगन की थोड़ी सी खुदाई की जाती है तो वो हड्डियाँ मिल जाती और इसके बताई निशानदेही से जो कब्रिस्तान वगैरह बताए गए थे वहाँ से भी कुछ हड्डियाँ मिल जाती। उनको DNA सैंपलिंग के लिए भेजा जाता। भोलू के भाई का और उसके कुछ और रिश्तेदारों का DNA सैंपल लिया जाता और कुछ दिनों में बड़ा इमरजेंसी में उनकी रिपोर्ट मंगवाई जाती है। और जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मिली हुई हड्डियाँ भोलू की ही हैं। तो उस दिन पहली बार ये खुलासा हुआ ऑफिशियली कि भोलू इस दुनिया में नहीं। लेकिन
भोलू ने तो दुनिया छोड़ दी थी। अब समय आ गया था शोएब खान का दुनिया छोड़ने का। उसको बहुत शायद मार पिटाई हुई होगी, कुछ अंदरूनी जख्म भी हुए होंगे। तो उसको हॉस्पिटल में जब वापस जेल भेजते हैं तो उस कुछ दिनों में, 2-3 दिन में वो शिकायत करता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रहा है। तो उसको जेल के हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं। हालांकि अगर इतना सीरियस लगता जेल अथॉरिटी को तो उसको बहुत उस पैसे वाला था वो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे पहले गया था गोलियां लगने के बाद, फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा सकता था, लेकिन नहीं ले जाया गया। और कहते हैं कि वो मर तो हॉस्पिटल में ही गया था, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए उसको शिफ्ट किया गया, जेल की एम्बुलेंस में डाला गया और हॉस्पिटल की तरफ वो एम्बुलेंस भेजी गई। लेकिन बताया ये गया कि जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्होंने डेड ऑन अराइवल कह दिया कि हमारे पास तो मरा हुआ आदमी आया। और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो उसके घर वालों को सौंप दी जाती। अब देखिए, छोटा राजन के ऊपर हमला करने के जो बड़े किरदार थे उनमें से 2 तो मर जाते आपसी दुश्मनी। जो तीसरा बड़ा नाम था जो जिसका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुआ, मुन्ना जिंगड़ा, वो पकड़ा गया था और जेल में था। और बाद में जब वो वापस आया 2011-12 के करीब, लंबी लड़ाई के बाद, तो उसको भी कराची में जगह नहीं मिली। उसको पख्तूनवा जो उनका फाटा एरिया है, फ्रंटियर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, कुछ इस किस्म का टेरिटरी उसका फुल फॉर्म बनता, वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे पेशावर के आगे पड़ता। तो वहाँ उसको सेटल किया गया और पूरी ISA निगरानी के नीचे। उसको मोबाइल फ़ोन तो दिया गया, लेकिन उसको समय लिमिट फिक्स था कि कितने बजे से कितने बजे तक तू बात कर सकता, और लेकिन उसकी हर बात मॉनिटर की जाती। उसकी मूवमेंट पे पाबंदियाँ। खर्चा उसको कौन देता था ये तो पता नहीं, लेकिन जब मेरे साथ उसकी बात हुई थी तो लगता था दुखी है। वो वापस भारत आना चाहता था, जो उसकी बातचीत से मुझे लगा, लेकिन आ नहीं। अकेला होता तो शायद रिस्क लेके आ जाता। अब उसकी बीवी और उसके बच्चे भी वहाँ हैं, उनको साथ लेके भागने का इतना बड़ा रिस्क वो कैसे ले सकता। तो दोस्तों, ले दे के जो क्राइम है वो कभी पे नहीं करता। अल्टीमेटली इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर लो, सो कॉल्ड शोहरत इकट्ठी कर लो, लेकिन एक ना एक दिन आप अपने कर्मों के गुलाम होकर रह जाते हो। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील, उसके भाई जो भी, कहने को तो बहुत आलीशान घर होंगे, फैमिली है, बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं, लेकिन हर समय जो खतरे की घंटी मंडराती रहती। आप खुल के कहीं जा नहीं सकते। कहीं भी जाना है तो आपको ISI की परमिशन चाहिए, उनकी निगरानी में रह रहे हो। ये कोई जेल से कम नहीं होता। जेल में जितनी मर्जी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएं, लेकिन जेल ही होती है और घर ही होता। छुप छिप के रहना, डर के रहना, ये तो एक तरीके से कोई जीने वाली बात नहीं, ये तो समय काटने वाली बात। कहीं वो पैसा
जितना कमाया था उसमें से आधा तो इसलिए खर्च हो गया क्या आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए खर्चा करना पड़ता, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती। और फिर भी आप भले आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, कुछ मिल जाए, आप फिर भी परदेसी के परदेसी रहोगे। आज हमारे करोड़ों लोग देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, इसके लिए, अच्छे काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाहर उनकी हालत क्या है आप जाके देखो। जिन लोगों ने तो 25-30 साल पहले जाके मेहनत करके पैसे कमाए, जायदाद बनाई, वो तो ठीक है, लेकिन नई जनरेशन जो ना पढ़ी है ना लिखी है, जाते हैं पढ़ाई के नाम पे, वहाँ जाके टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, होटलों में काम करते हैं, हॉस्पिटल में आया का काम करती हैं लड़कियाँ। वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अब ना तो वो वापस आने जैसे रहते हैं, ना वहाँ उनका गुजारा होता है। हर तीसरे दिन कनाडा से, अमेरिका से रिपोर्ट्स आती हैं कि कोई 24-25 साल का नौजवान हार्ट अटैक से मर गया, या ड्रग के केस में पकड़ा गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया, नशा बेचते पकड़ा गया, क्राइम की तरफ चल पड़ते हैं लोग। जब मेहनत के लिए नौकरी वहाँ भी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, पैसे ज़्यादा कमाते हो, खर्चे भी उतने ज़्यादा हैं, बचत कुछ नहीं। तो यही हाल अंडरवर्ल्ड का है। आजकल अंडरवर्ल्ड ख़त्म इसीलिए होता जा रहा है दुनिया भर में, क्योंकि जो रिटर्न्स पहले आती थी वो बहुत कम हो गई और लोगों का काम करने का तरीका बहुत बदल गया। छोटा राजन हमले के बाद ठीक होके कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी ईरान में, कभी किधर भागता रहा, आकर एक दिन पकड़ा गया, वापस भारत आना पड़ा या लाया गया, लेकिन उसके बाद जेल में बैठा, एक दिन भी जेल के बाहर नहीं आया। उसको तो तारीख के ऊपर भी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं निकाला जाता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसके बयान दर्ज होते। अब शायद 2 केसेस में उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी, बाहर आना मुश्किल है। तो देखा जाए, पूछा जाए तो क्या कमाया छोटा राजन? क्या जेल में रहने को कमाई कहेंगे? या उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके भाई वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो छोटा राजन के लिए काफ़ी? सो दोस्तों, ये सवाल, क्राइम नेवर पेज, ये कहावत, जितना हो सके इससे बचना चाहिए। मेरे इस किस्म के एपिसोड बनाने की कोशिश ये होती है कि मैं इनको ग्लोरीफाई नहीं करता, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जो मर्जी लोगों ने कर लिया, आखिर खाली हाथ चले जाते। तो कल का दिन आपके ख्याल का इंतज़ार रहेगा। आप क्या चाहते हैं? क्या इस पूरे किस्से को नई जो जानकारी सामने आई है उसको पुरानी जानकारी के साथ मिला के जो कहानी निकल के आती है वो बनाई जाए या नहीं, ये आप बताइए। नहीं तो कल एक नया किस्सा आपको सुना दे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।